बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 फरवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में जमीन सर्वे का काम लगातार जारी है। इसको लेकर के हर दिन कोई ना कोई नया अपडेट निकल करके सामने आता ही रहता है। ऐसे में अब एक और ताज़ा अपडेट उन लोगों के लिए निकल करके सामने आ रहा है जो अपनी ज़मीन की मापी करवाना चाहते हैं। अब इस काम के लिए रैयत का उपस्थिति रहना अनिवार्य नहीं है। इसके बाद काफ़ी लोगों को बड़ी राहत मिली है। पहले अनिवार्य था, यानी कि जब जमीन सर्वे के दौरान मापी की जाती थी तो फिर उस वक्त रैयत को रहना अनिवार्य था, लेकिन अब ऐसा नहीं। दरअसल जमीन सर्वे को लेकर के गांव-गांव चल रहे जागरूकता अभियान के बाद मार्च महीने में ग्राउंड सर्वे शुरू होगा। इसके लिए सर्वेक्षण टीम की तैयारी चल रही है। इसके पहले जमीन सर्वे के रैयतों को स्वघोषणा की समय सीमा मार्च तक तय की गई है। अब ये स्वघोषणा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकेगी, जबकि अंचल स्तर पर कार्यरत विशेष सर्वेक्षण शिविरों में रैयत अपनी स्वघोषणा कागजात और फिर वंशावली जमा कर सकते हैं। अब इसी लक्ष्य के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन सर्वे को लेकर के जरूरी गतिविधियों की समय सीमा पर तय करना शुरू कर दिया है। जमीन का सर्वे करवाने के लिए किसी भी भूमि के रैयत को शारीरिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि राज्य से बाहर रहने वाले सभी भूमि मालिक आसानी से ऑनलाइन जाकर के अपनी जमीन का सर्वे करवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और फिर सर्वे करा सकते हैं। दोस्तों बिहार में इन दिनों मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा ली जा रही है। ऐसे में तमाम जिलों में सरकारी स्कूलों में एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं और फिर इसकी सुरक्षा को लेकर के पुलिस के जवान की भी तैनाती की गई है ताकि विधि व्यवस्था कायम रहे। लेकिन खबर यह है कि जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि विधि व्यवस्था बनाए रखें, वही इसका मजाक बना रहे हैं। दरअसल मैट्रिक परीक्षा में अररिया के एक सेंटर पर पुलिस का जवान नशे में टल्ली होकर के ड्यूटी करने पहुँच गया, जबकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और पुलिस के पास ही इसे लागू करने की जिम्मेदारी है। तो फिर वहीं पर दूसरी ओर पुलिस का जवान ही नशे में धूत धराए गए हैं। इतना ही नहीं, इन्हीं लोगों पर ही कदाचार मुक्त परीक्षा की जिम्मेवारी भी सौंपी गई है। वे नशे में धूत होकर के सेंटर पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और फिर जवान को हिरासत में लिया है। अब बताया जा रहा है कि अररिया के फारबिसगंज शहर से सटे कटहरा स्थित प्राइमरी स्कूल कटहरा में मैट्रिक परीक्षा का सेंटर बना है, जहां पर परीक्षा देने बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस के एक होमगार्ड जवान शराब के नशे में धूत होकर के एग्जाम सेंटर पर ड्यूटी कर रहा था, जिसके बाद देखा गया, उसके बाद फिर उसको गिरफ्तार करवा दिया गया। दोस्तों बिहार में पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर के कई सालों से विवाद होते रहे हैं। जब पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा अक्सर कानूनी उलझनों और फिर विवादों का कारण बनता है, जिससे परिवारों में तनाव बढ़ जाता है। ऐसे में राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब बिहार सरकार ने पारिवारिक संपत्ति के रजिस्टर्ड बंटवारे को सरल और सस्ता बनाने के लिए एक नया कानून लागू किया है, जिससे लोगों को अब आसानी से और कम खर्च में अपनी संपत्ति का बंटवारा करने का अवसर मिलेगा। आपको बता दूं कि पहले पारिवारिक संपत्ति के रजिस्टर्ड बंटवारे के लिए जो शुल्क लिया जाता था वह बहुत ज़्यादा होता था, जिससे कई लोग इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाते थे। अब बिहार सरकार ने स्टाम्प शुल्क को घटा करके महज 100 रुपये कर दिया है, जिससे ये प्रक्रिया हर किसी के लिए सुलभ और फिर किफ़ायती हो गई है। इस पहल का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिना किसी जटिलता और फिर बड़े खर्च के अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सके, ताकि परिवारों में होने वाले विवादों का समाधान जल्दी हो सके। हालांकि इस नई प्रक्रिया के बारे में जानकारी की कमी और फिर सरकारी दफ्तरों में काम की धीमी गति के कारण कुछ लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। रजिस्टर्ड बंटवारे के लिए कुछ आवश्यक कदम हैं जिनका पालन करना ज़रूरी है। दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर के विपक्षी दलों के सवालों को निराधार बताते हुए कहा कि आज महाकुंभ पर अशोभनीय टिप्पणी वही लोग कर रहे हैं जिनका इतिहास ही सनातन संस्कृति के तिरस्कार पर आधारित
तुष्टिकरण के पोषण का रहा है। विजय सिन्हा ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि ये वही लोग हैं जो बंगाल में सनातन की संतानों को हत्या लूटपाट के जरिए पीड़ित करते हैं। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने सांप्रदायिकता और फिर जाति के जहर से वर्षों तक भाई भाई को लड़ा करके अपनी सत्ता की जागीर को सुरक्षित रखने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा है कि सनातन के अपमान से जिनका दामन रंगा है, आज वही महाकुंभ को फालतू और फिर मृत्यु कुंभ कह करके अपमानित कर रहे हैं। भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि महाकुंभ की अपार सफलता इसी बात से साबित होती है कि बीते 35 दिनों में देश और फिर दुनिया के करीब 56 करोड़ लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यदि आर्थिक पैमाने पर भी बात किया जाए तो फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए व्यवस्था में खर्च की और फिर करीब 2 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित व्यापार वहाँ हुआ है। महाकुंभ को आज दुनिया भर में हमारी सांस्कृतिक विरासत के महत्व के रूप में पहचान मिली है। दोस्तों, महाकुंभ की आस्था ने रेलवे स्टेशनों पर भीड़ की नई तस्वीर उकेर दी है। पटना जंक्शन, दानापुर, पाटलिपुत्र और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर प्रयागराज जाने वाले यात्रियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं बच रही है। यह प्लेटफॉर्म पर सांसें घुट रही है, अफरा तफरी जैसी स्थिति है। बुधवार को पटना जंक्शन पर भारी भीड़ देखने को मिली, जब बिना टिकट यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश से रोका जा रहा है, लेकिन फुट ओवर ब्रिज और प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। कई युवा ट्रेन के बोगियों के बीच कपलिंग पर लटक करके यात्रा करने को मजबूर हैं। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए आरपीएफ और फिर जीआरपी के जवान मुस्तैद हैं। ट्रेन के गेट पर चढ़ने के दौरान धक्का मुक्की रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। भीड़ को संभालने के लिए स्टेशन परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन फिर भी भीड़ नियंत्रण से बाहर है। जब प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों के खुलने के समय प्लेटफॉर्म पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई है। कई यात्री ट्रेन में चढ़ने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ते देखे हैं। महिलाओं और फिर बुजुर्गों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जब भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मजिस्ट्रेट की निगरानी में 3 शिफ्टों में पुलिस बल तैनात किया गया है। दोस्तों, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनावी सफलता हासिल करने के बाद आरएसएस अब बिहार के विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। संगठन ने यानी कि आरएसएस ने अपने प्रयासों को दिशा देने के लिए मिशन त्रिशूल नामक रणनीति तैयार की है। ये योजना 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: असंतुष्ट मतदाताओं की पहचान करना, प्रभावशाली मुद्दों का मूल्यांकन करना और फिर उन विषयों का विश्लेषण करना जो भारतीय जनता पार्टी को लाभ या हानि पहुंचा सकते हैं। आरएसएस को अपनी स्थानीय शाखाओं का विस्तार करने और फिर समुदाय के साथ जोड़ने का काम सौंपा गया है। उनका लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों से जुड़ना, राय एकत्रित करना और फिर संबंध बनाना है। इस जमीनी स्तर के दृष्टिकोण का उद्देश्य जनता की भावनाओं और फिर चिंताओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है। दोस्तों, बिहार में बिजली की कीमतें फिर से बढ़ सकती है। बिहार की 3 प्रमुख बिजली कंपनियों ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग परिवहन और आपूर्ति खर्च बढ़ाने का प्रस्ताव सौंपा है। इस प्रस्ताव में 5 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की मांग की गई है, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिजली का परिवहन और फिर आपूर्ति खर्च 50 से 52 पैसे प्रति यूनिट था। अब इसे बढ़ाकर के 55 से 60 पैसे प्रति यूनिट करने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव पर आयोग के समक्ष बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर और फिर बिहार ग्रिड कंपनी के अधिकारी सुनवाई में शामिल हुए हैं। इन तीनों कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 280 करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व आवश्यकता की मांग की है, जो पिछले साल की तुलना में 758 करोड़ रुपए से अधिक है। चालू वित्तीय वर्ष में इन कंपनियों को 2046 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी गई है। दोस्तों, बिहार सरकार ने किसानों के लिए एक और महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है, जिसके तहत उन्हें आम की खेती के लिए 30,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बिहार के किसानों को सशक्त करना और फिर कृषि क्षेत्र में आर्थिक विकास लाना है। ये विशेष रूप से उन किसानों के लिए फायदेमंद है जो कि आम की खेती करने के इच्छुक हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के किसानों को आम की खेती में प्रोत्साहित करना और उन्हें वित्तीय सहायता देना है। योजना का लाभ बिहार के
सभी जिलों के किसानों को मिलेगा और इसका क्षेत्र विस्तार भी पूरे बिहार में किया जाएगा। योजना के तहत किसान न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 10 एकड़ तक आम की खेती के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत आम की खेती के लिए किसान को पहले वर्ष में 18,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। इसके बाद द्वितीय और फिर तृतीय वर्ष में 6,000 रुपये प्रति वर्ष की मदद दी जाएगी। ये वित्तीय सहायता किसानों को उनकी खेती में सामर्थ्य बढ़ाने के लिए प्रदान की जाएगी ताकि वे बेहतर उत्पादन कर सके और फिर लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, बिहार के अरवल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रेड लाइट एरिया में छापेमारी करके 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें नाबालिग भी शामिल। जब पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर ये एक्शन लिया है, जब इस दौरान 10 महिलाओं समेत 20 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें कई नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं। अब सभी को थाने ला करके पूछताछ की जा रही है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने इलाके के हर घर की तलाशी ली है, जिससे पूरे इलाके में हरकत मच गया है। जानकारी के अनुसार रेड लाइट एरिया में नाबालिग लड़कियों को जबरन देह व्यापार में धकेला जा रहा है। इस पर डीएसपी देव कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने एनजीओ सदस्यों के साथ मिलकर के छापेमारी की है। इस दौरान 2 युवक और फिर 2 युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए हैं। इसके अलावा कई घरों से भारी मात्रा में अभद्र चीज भी बरामद किए गए हैं। जब पटना से आई छापेमारी टीम ने कुल 10 लड़के और 10 लड़कियों को हिरासत में लिया है, जिन्हें थाना को सौंप दिया गया है। टीम के अधिकारियों के मुताबिक सभी लड़कियों की काउंसलिंग कराई जाएगी, जिसके आधार पर मुख्य संचालिका और फिर अन्य आरोपियों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बिहार के ग्रामीण इलाकों में पुल पुलिया का निर्माण होगा। ग्रामीण कार्य विभाग ने 613 पुल पुलियों के डीपीआर तैयार कर ली है। जल्द ही इसे बिहार राज्य कैबिनेट के समक्ष ले जाया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसका टेंडर जारी हो जाएगा। जब विभाग का प्रयास है कि बरसात अवधि यानी कि बरसात के से पहले यानी कि जून तक इन पुल पुलियों का टेंडर हो जाए। जहाँ अधिकतम 2-2.5 वर्षों में इन पुल पुलियों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार बीते वर्ष राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की मंजूरी दी है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में 1000 पुल पुलियों का निर्माण होना है। जब विभाग ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में कम से कम 600 पुलों का निर्माण करने की योजना बनाई थी। इन मद में 3000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि अगले साल 400 पुलों का निर्माण होगा। जब पुल पुलिया बनाने का मकसद ग्रामीण इलाकों में लोगों को निर्बाध संपर्कता प्रदान करना है। दोस्तों, बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के खान सर अब उग्र हो गए हैं। पटना के चर्चित शिक्षक खान सर ने आयोग के अध्यक्ष पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई को इस्तीफा तक देने की सलाह दे दी। जी हाँ, खान सर ने कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आयोग ने अब तक बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरवाया है, लेकिन परीक्षा की तारीख की घोषणा हो गई है। बीपीएससी अपनी एक गलती को छिपाने के लिए कई गलतियां कर रहा है। आयोग की घबराहट इस बात को बता रही है कि वे बहुत सारी चीज़ों को छिपा रहे हैं, इसलिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बीपीएससी अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बयान जारी करके लाठी का उत्तर वोट से देने की अपील की है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जब बिहार के लड़कों पर लाठी चली तब भी भाजपा कोई नेता ने कुछ नहीं बोला। ये लाठी अगर गुजरात में चल गई होती तब देखते कि दिल्ली में कैसे लोग करवट बदलते। बिहार के दुख दर्द से किसी का कोई वास्ता नहीं है, इसलिए इस बार वोट चार्ज करने की बारी है। जब प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बिहार में लाठी चार्ज चलती है तो फिर सरकार पूछते ही कि सरकार अच्छा लाठी चली, जब पता करवाते। जब कभी प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं सांसदों को दौरा करके पीटा गया, वे आज सत्ता के मुंह में सरकार का गुणगान कर रहा है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के तहत आज अपने गृह जिले नालंदा पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिले को 820 करोड़ 97 लाख रुपए की सौगात दी है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने 263 विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंत्री विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार और प्रेम कुमार भी मौजूद रहे। आपको बता दूं कि सीएम का हेलीकॉप्टर धरहरा के उच्च विद्यालय स्थित हेलीपैड पर उतरा, जहाँ से वे सीधे नालंद गाँव पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने हुनर पुस्तकालय और फिर विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों का अवलोकन किया है। नालंदा को मिलने वाली सौगातों के तहत जिले में सड़कों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, चेक डैम, पुल पुलियों और फिर जल संसाधनों से जुड़ी हुई कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है।
दोस्तों बिहार के सीतामढ़ी से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। जिले में यानी कि सीतामढ़ी जिले में ग्रामीणों ने जमीन सर्वे को रोकने के लिए एक शमशान घाट में आग लगा दी। ऐसे में स्थिति बिगड़ती जा रही थी, इसलिए पुलिस बल तैनात करना पड़ा। पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार जिले के डुमरा प्रखंड के मुरादपुर पंचायत के चमक जोलिया गांव में पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना है। डुमरा अंचल अधिकारी डॉली झा सरकारी अमीन और फिर अन्य पदाधिकारियों के साथ प्रशासनिक स्तर पर भवन निर्माण के लिए जमीन की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। हालांकि स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे थे। ऐसे में जब अंचल अधिकारी मौके पर पहुंचे तो फिर उन्हें स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। स्थिति लगातार बिगड़ती गई, इसलिए भारी संख्या में पुलिस बल को घटनास्थल पर बुलाना पड़ा। जब पुलिस ने बताया है कि जब अंचल अधिकारी मौके पर पहुंचे तो फिर स्थानीय ग्रामीणों ने जमीन पर आग लगा दी। ऐसे में शमशान घाट पर आग की लपटें उठने लगी, जिसके बाद अंचल अधिकारी और फिर अन्य लोग असहाय हो गए और जमीन की मापी नहीं हो सकी। स्थानीय लोगों ने बताया है कि ये जमीन कब्रिस्तान की है, जहां सभी शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। दोस्तों ये खबर बिहार से नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश से है, लेकिन काम की खबर है। अगर आप बिहार के हैं तो आपके लिए भी काम की खबर हो सकती है। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं। ये धार्मिक आयोजन इस बार भी हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब तक करीब 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। लेकिन इस महाकुंभ के दौरान नदी के पानी में बड़े प्रदूषण ने कई लोगों को बीमार बना दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बताया गया है कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की गंगा नदी में फेकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ी है। इस बैक्टीरिया का बढ़ना नदी के पानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को दर्शाता है। जब इतने बड़े पैमाने पर लोग नदी में स्नान करते हैं तो फिर पानी में प्रदूषण भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। बीमारियों का खतरा और फिर अस्पतालों में बढ़ती संख्या। महाकुंभ में स्नान करके लौट रहे कई लोग बीमार हो रहे हैं और फिर उन्हें अस्पतालों में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ी है, खास करके दिल्ली में, जहां पर कुंभ से लौटने वाले लोग अस्पताल तक पहुंच रहे हैं। जी हाँ, हालांकि सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि बिहार, बंगाल यानी कि लगभग सभी स्टेट्स से लोग महाकुंभ स्नान करने के लिए गए थे और आने के बाद कई लोग बीमार पड़ गए। सभी लोग नहीं, कुछ लोग। दोस्तों बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत झोंक दी है। कल नवादा में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में उन्होंने पार्टी के सभी विधायकों, वरिष्ठ पदाधिकारियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके चुनावी रणनीति पर चर्चा की है। कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने संगठन को मजबूत करने, जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ बढ़ाने और फिर आगामी चुनाव के लिए ठोस रणनीति तैयार करने पर जोर दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अगर हम संगठित और फिर समर्पित होकर के जनता के बीच जाएंगे तो फिर 2025 में बदलाव तय है। तेजस्वी यादव ने अपनी प्रस्तावित मान सम्मान योजना को लेकर के कार्यकर्ताओं से सुझाव भी मांगे। उन्होंने कहा कि ये योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और फिर उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की है कि वे इस योजना की जागरूकता को लेकर के पूरी ताकत से काम करें। यह कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखा गया। कई युवा नेताओं ने तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य बताया और उनके नेतृत्व में बिहार में बदलाव लाने का संकल्प लिया। तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि बिहार के विकास के लिए है। कार्यकर्ता ही नहीं हमारी ताकत है। दोस्तों इन दिनों बिहार के शिक्षक गजब की स्थिति में फंसे हुए हैं। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बनने के लिए नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भरा है, एग्जाम दिया है और पास भी हो, लेकिन जब बात ज्वाइनिंग की आई तो फिर अब ज्वाइनिंग करने में मना कर रहे हैं। जिस प्रमोशन के लिए उन्होंने इतने सालों तक इंतजार किया, मेहनत की, अब जब प्रधान शिक्षक और फिर प्रधानाध्यापक का पद मिला तो फिर पद ग्रहण से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण है मूल वेतन। दरअसल आज की स्थिति में अगर शिक्षक उच्च पद के लिए प्रधान शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक का पद ग्रहण कर लेते हैं तो फिर उनका नया वेतन वर्तमान वेतन से 4000 से 5000 रुपये घट जाएगा। जी हाँ, अब शिक्षकों को या तो बड़ा पद चुनाव करना पड़ेगा या ज़्यादा वेतन। इस पर शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार ने बताया है कि इस तरीके की स्थिति बिहार के शिक्षकों को परेशान करने के लिए उत्पन्न किया जा रहा है। या शिक्षकों के साथ न्याय करने के बजाय विभाग शिक्षकों को चोरी और फिर बेईमानी करने के लिए ढकेल रही है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में बहार है, टीचर लाचार है। शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार ने एक न्यूज़ चैनल को बताया है कि आज से करीब 3-4 साल पहले प्रधान अध्यापक और फिर प्रधान शिक्षकों की वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें शिक्षकों ने अप्लाई किया, एग्जाम दिया और क्वालिफाई भी किया।
लेकिन जब पोस्टिंग का समय आया तो फिर कोई शिक्षक पोस्टिंग लेने को तैयार नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है पेमेंट। जिस समय अप्लाई हुआ था उस समय शिक्षकों का मूल वेतन लगभग 27,000, 28,000 और 25,000, जबकि प्रधान शिक्षक का वेतन 30,000 और प्रधानाध्यापक का मूल वेतन 35,000 रुपये के आसपास। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होने में अभी करीब 6-7 महीने बचे हैं। राजनीतिक दलों के बीच जुबानी वार के साथ पोस्टर वार भी जारी है। पटना में एक बार फिर से आरजेडी ने नया पोस्टर जारी कर दिया है। राजद के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें एक तरफ तेजस्वी की योजनाओं के बारे में बताया गया है, दूसरी तरफ बिहार की हालात गंभीर बताई गई है। इस पोस्टर के माध्यम से सीधा एनडीए सरकार पर हमला किया गया है। तीर से बिहार घायल। आरजेडी के इस नए पोस्टर में बिहार का नक्शा दिखाया गया है। नक्शे में बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का चुनावी चिन्ह तीर को दिखाया गया है। तीर से बिहार घायल है और इस घायल होते बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना कद बढ़ा रही है। जब पोस्टर में सबसे ऊपर अखबार की सुर्खियों की कटिंग दिखाई गई है जिसके ऊपर लिखा गया है कि मात्र 3 दिनों की ये खबरें हैं। दरअसल इस पोस्टर को आरजेडी नेता और बिहार के प्रदेश महासचिव के नेता भाई अरुण कुमार ने लगाया है। पोस्टर में तेजस्वी यादव की बड़ी तस्वीरें हैं जिसमें उन्होंने हाथ में रोशनी देता हुआ लालटेन पकड़ रखा है। उस लालटेन की रोशनी में तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान की गई योजनाओं की घोषणाओं को दिखाया गया है। पोस्टर में युवाओं की नौकरी का जिक्र। इसी के साथ पोस्टर में 2500 रुपये माई बहन मान योजना, हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री, सामाजिक पेंशन योजना को बढ़ाकर के 1500 प्रति माह कर देने के वादे को भी दिखाया गया है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव द्वारा बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी देने के वादे का भी जिक्र किया गया है और फिर बिहार में बढ़ते अपराध का भी जिक्र किया गया है। दोस्तों, बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में जहानाबाद के गांधी मैदान में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें एनडीए के सभी सहयोगी दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर के निशाना साधा गया और बिहार सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं मंत्री दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार मजबूती से काम कर रही है और सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली समेत हर क्षेत्र में व्यापक विकास का कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के पास ना कोई ठोस मुद्दा है और न ही कोई स्पष्ट सोच है। वहीं पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने अपने संबोधन में तेजस्वी यादव की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके परिवार का बेटा 9वीं फेल रहेगा तो फिर क्या उसे चपरासी की भी नौकरी मिलेगी? ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव जो खुद 9वीं फेल है उन्हें नेता कैसे माना जा सकता है? इसके अलावा उन्होंने तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब वे सत्ता में ही नहीं आएंगे तो फिर योजना कहां से लाएंगे और इसके लिए पैसे कहां से आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए सरकार में पहले से ही महिलाओं, बुजुर्गों और फिर समाज के हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। दोस्तों, बिहार में जमुई जिले के झाझा में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर के अब सियासत गरमाने लगी है। इस घटना को लेकर के आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में चुनाव से पहले इस तरह से तनाव उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा के द्वारा माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार सरकार में मंत्री सुमित सिंह कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा के पाठ के लिए अनुमति लिया गया था। उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या अब हनुमान चालीसा के पाठ करने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मंत्री सुमित सिंह को अच्छी तरह से पता है कि वे इसी तरह से तनाव फैलाना चाहते हैं जिससे कि धर्म के नाम पर लोगों में झगड़ा हो, दंगा और फसाद हो। इसी को लेकर के हिंदू और मुस्लिम को राजनीति करते हैं। जब सरकार में वह है तो फिर सवाल किस पर खड़े कर रहे हैं। वहीं पर जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि जमुई में जो घटना घटी है वह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश की है लेकिन अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। जब प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है, ये लोग भूल जाते हैं कि ये नीतीश कुमार जी का बिहार है जहां हर धर्म के लोगों को आज़ादी है अपने काम करने की। लेकिन अगर कोई सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को खराब करने की कोशिश करेगा तो कठोरता कार्रवाई करने की सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ये एजेंडे चलाना चाहते हैं लेकिन अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। उधर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा है कि जमुई जिले में सांप्रदायिक सौहार्द को खंडित करने की मंशा को सनातनियों ने विफल कर दिया है।
दोस्तों बिहार में स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़े और आवेदन करें। इसमें योग्यता के बारे में अगर बात किया जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक पास होनी चाहिए। आयु सीमा के बारे में बात किया जाए तो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 42 साल होनी चाहिए। आवेदन शुल्क के बारे में बात किया जाए तो BC, EBC, EWS और फिर अनारक्षित श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क 500, जबकि SC, ST और दिव्यांग श्रेणियों के लिए 200 रुपये है। आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात की जाए तो इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी की वेबसाइट पर जाकर के आप नोटिस को पढ़ें और आवेदन करें। आवेदन की तिथि के बारे में बात की जाए तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 20 फरवरी 2025 तक निर्धारित किया गया है। इसके बाद आवेदन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर जिले में एक ऐतिहासिक घोषणा की है जब उन्होंने राज्य का यानी कि बिहार का 20वां मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने का ऐलान किया। इस महत्वपूर्ण कदम से न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार होगा बल्कि इससे जिले के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर जिले के विकास को प्राथमिकता देते हुए यहाँ एक नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है। बिहार का 20वां मेडिकल कॉलेज कैमूर जिले में खुलेगा जिससे यहाँ के लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दूं कि बिहार में शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई एक अहम खबर निकल करके सामने आ रही है। बिहार के अंदर अब जितने भी सरकारी स्कूलों का निर्माण करवाया जाएगा इसको लेकर के एक एजेंसी तय कर ली गई है। अब बिहार के अंदर किसी एजेंसी की तरफ से सरकारी स्कूलों का निर्माण करवाया जाएगा, इसको लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर भी जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि विकास कार्यों के निरीक्षण एवं समीक्षा के क्रम में ये पाया गया है कि शिक्षा विभाग के विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन अनेकों एजेंसी और बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और बाकी इत्यादि के द्वारा क्रियान्वयन की जा रही है। ई शिक्षा कोष पर अपलोड किए गए आंकड़ों की समीक्षा में क्रम में ये पाया है कि जिला स्तर पर असैनिक कार्यों का क्रियान्वयन किए जाने के कारण जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला के विद्यार्थियों के शैक्षणिक कार्यों के अनुसरण में पर्याप्त समय नहीं देते हैं। इस कारण से शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के समरूप एवं समेकित रूप से गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन में कठिनाइयां हो रही है। दोस्तों प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार तय है। आपको बता दूं कि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर भाजपा में अगला बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत है तो उसे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए। जब प्रशांत किशोर ने चुनौती देते हुए कहा है कि अगर बिहार की जनता आज किसी सबसे ज्यादा नाराज है तो वह है नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के अफसर राज से तंग आ चुकी है। यहाँ तक कि भाजपा भी जानती है कि नीतीश कुमार आज राजनीतिक बोझ बन चुके हैं और कोई भी इन्हें अपने कंधों पर उठा करके समस्याओं से पार नहीं पा सकता है। लेकिन नियति ऐसी है कि भाजपा के लिए यह भी अनिवार्य हो गया है कि वे अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे और नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। वो भी धीरे धीरे बिहार की राजनीति में खुद को प्रासंगिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज पार्टी के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है कि एनडीए को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो फिर वह 2020 के विधानसभा चुनाव में जो जेडीयू के साथ हुआ था इस बार भी वही जेडीयू और फिर बीजेपी के साथ होगा। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार सरकार आपको 2 लाख रुपए दे रही है। जी हाँ, 2 लाख रुपए। एक योजना है, उस योजना का नाम है बिहार लघु उद्यमी योजना। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ रहा है। इस योजना के तहत लाभुक को रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के किसी भी जिले के रहने वाले हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जब बेरोजगार युवा इस योजना का लाभ लेकर के अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। गरीब परिवारों को रोजगार देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इससे बिहार के युवाओं को रोजगार की तलाश में अब पलायन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लाभुक को योजना की राशि 3 आसान किस्तों में दी जाएगी। योजना की पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपए, दूसरी किस्त के रूप में 1 लाख रुपए और फिर तीसरी किस्त में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा बजट में 5% की राशि प्रशिक्षण के लिए रखी गई है।
18 से 50 आयु वर्ग के लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक को बिहार का अस्थायी निवासी होने के साथ साथ बेरोजगार और फिर गरीब परिवार का होना चाहिए। इसमें सभी वर्गों के आवेदक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि 19 फरवरी से इस योजना के लिए अप्लाई शुरू हो चुकी है। 19 फरवरी से 5 मार्च तक इच्छुक लाभुक विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत लाभ लेने के लिए लाभुक की पारिवारिक आय प्रति माह 6,000 रुपए से कम होनी चाहिए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अनुसूचित जाति और फिर जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक लाभ प्राप्त कर चुके लाभुकों को इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा। अब सवाल है कि आखिर इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आपको बता दूं कि आवेदन के साथ आवेदक को आयु का सत्यापन से संबंधित दस्तावेज में जन्म तिथि अंकित, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मासिक पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट, रद्द चेक, पासबुक और हस्ताक्षर युक्त फोटो संकलन करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप इस योजना के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखना होगा, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। दोस्तों, महाकुंभ में महापाप हो गया है। यहाँ पर महाकुंभ में खुले में नहाती महिलाओं की तस्वीरें और वीडियोस बेचे जा रहे हैं। जब महाकुंभ को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है, खुले में स्नान कर रही, नहा रही महिलाओं की, लड़कियों की वीडियो और तस्वीरें सेल की जा रही है, बेची जा रही है। इस मामले में FIR भी हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। हर दिन करोड़ों लोग इस महापर्व का हिस्सा बन रहे हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, ऐसे में कौन किसकी फोटो खींच रहा है और कौन किसका वीडियो बना रहा है, इस पर नजर रखना आसान काम नहीं है। जब भीड़ का फायदा उठा करके कुछ शरारती तत्वों ने महिलाओं का नहाते हुए वीडियो बना करके टेलीग्राम पर सेल करने के लिए डाल दिया है। जी हाँ, एक गिरोह है जो कि इस तरीके के काम करती है। वहां पर महाकुंभ में महिलाओं की तस्वीरें खींच करके वीडियो बना करके सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ये गिरोह महाकुंभ में नहाती महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है, ना सिर्फ बल्कि शेयर हो रहा है और उन्हें बेच भी रहा है। महिलाओं के महाकुंभ स्नान के वीडियोस को टेलीग्राम पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस वीडियो को देखने के लिए 1999 रुपए की सब्सक्रिप्शन फीस रखी गई है। लोग ये वीडियो देखने के लिए फीस भी दे रहे हैं, जब पैसे दे करके इस तरह की वीडियो देख रहे हैं। आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर के अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि ये एक अति अशोभनीय और फिर संवेदनशील मामला है कि महाकुंभ में नारी के मान सम्मान की रक्षा करने में भाजपा सरकार फेल रही है। महाकुंभ में पुण्य कमाने आई स्त्री शक्ति की तस्वीरों के सरेआम बेचे जाने के समाचार पर श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। नारी की गरिमा की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। क्या सरकार इस ऑनलाइन बिक्री से GST कमा करके इस गोरख धंधे की हिस्सेदारी नहीं बन रही है? दोस्तों, किशनगंज में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। किशनगंज सदर थाना क्षेत्र के पश्चिम पाली स्थित सफा नगर में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। जहां घर लौटी पीड़ित सोनी परवीन को चोरी का पता चला, वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई थी। लाखों की हुई इस चोरी की वारदात से नगर वासियों के बीच भय का माहौल बना हुआ है। जी हां, मिल रही जानकारी के अनुसार आज SDPO गौतम कुमार अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के संबंध में उनके द्वारा गृह स्वामी से आवश्यक पूछताछ की गई। साथ ही साथ उनके द्वारा बारीकी से घटनास्थल का मुआयना भी किया गया। आपको बता दें कि मंगलवार को चोरी की घटना का उस समय पता चला था जब गृह स्वामी सोनी परवीन घर पहुंची। दरअसल सोनी परवीन अपने मायके गई थी, जिसका फायदा चोरों ने उठाया और वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दूं कि चोर सोने चांदी के गहनों के साथ साथ नकदी और फिर अन्य सामान भी चुरा ले गए। SDPO गौतम कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल के द्वारा आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किया गया है। SDPO गौतम कुमार ने बताया है कि मामला दर्ज किया गया है और फिर जल्द ही चोरों को गिरफ्तार करते हुए सामान की बरामदगी कर ली जाएगी। इस दौरान प्रशिक्षु DSP अभिनव पराशर, थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार रंजन सहित अन्य अधिकारी और फिर पुलिस बल के जवान मौजूद थे।
दोस्तों किशनगंज में जंगली हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाना फिर से शुरू कर दिया है। जब मामला किशनगंज का है, किशनगंज में जंगली हाथियों के झुंड ने किशनगंज में घुस करके जम करके उत्पात मचाया, जहां पर हाथियों के झुंड ने दर्जनों किसानों के फसलों को तोड़ते हुए काफी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के इस उत्पात से इलाके में के लोग काफी दहशत में हैं और लाखों की क्षति बताई जा रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार घटना दिगलबैंग प्रखंड क्षेत्र की गिरी टोला, तेज नारायण टोला, जादू टोला, धन टोला, मुलाबाड़ी, डोडिया सहित अन्य कई गांवों में जंगली हाथियों के झुंड ने प्रवेश करते हुए किसानों के फसल को बर्बाद कर दिया है। लगभग 5 से 6 की संख्या में हाथियों की झुंड ने तबाही मचाया है। साथ ही हाथियों ने गांव के किसान मुशफिक आलम, जुबैर आलम, शमीम अंसारी, विकास कुमार, हेम नारायण सिंह आदि के मक्का और फिर केला के फसल को भी अपने भारी भरकम पैरों से रौंदते हुए नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों की लाखों की क्षति हुई है। जब पीड़ितों ने बताया है कि हाथियों के झुंड उनके खेतों में घुस करके मक्की और फिर केले की फसल को भारी क्षति पहुंचाया है। प्रत्येक सालों में नेपाल से हाथी घुस करके काफी उत्पात मचा करते हैं। पहले भी इस तरह की घटना से कई जानें जा चुकी है, कई लोगों की जान जा चुकी है, मगर प्रशासन के द्वारा हाथियों को भगाने के लिए अब तक कोई भी ठोस और मजबूत कदम नहीं उठाया गया है। दोस्तों किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में महाशिवरात्रि पर लगने वाले ऐतिहासिक मेले की तैयारी शुरू हो गई है। ब्रिटिश काल से लगने वाले ये मेला बंदर झूला ग्राम पंचायत के कद्दू भिट्टा में 19वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल कैंप के सामने लगती है। ये मेला पीढ़ियों से परंपरागत रूप से आयोजित किया जा रहा है। जब मेला कमेटी के सदस्यों ने बताया है कि यहाँ पर भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु आते हैं। नेपाल सीमा से लगे होने के कारण पड़ोसी देश से भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। मेले में श्रद्धालु पूजा अर्चना के साथ खरीदारी का भी आनंद लेते हैं। मंदिर के पुजारी और फिर स्थानीय आयोजकों ने बताया है कि हर साल मेले में भीड़ बढ़ती जा रही है। आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। स्थानीय पुलिस और फिर एसएसबी जवान कानून व्यवस्था की निगरानी करते हैं। इस दौरान आयोजकों ने लोगों से शांतिपूर्ण मेले का आनंद लेने और फिर एक दूसरे का ख्याल रखने की अपील की है। यह दूर दराज और फिर स्थानीय व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें लगाने की तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि कद्दू भिट्टा में लगने वाला ये मेला जिले का सबसे बड़ा मेला है।